स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। हम लोग चैप्टर 9 के 9.3.1 के टॉपिक पे थे बी कीपिंग। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। बी कीपिंग होता क्या है? बी कीपिंग मतलब आप सबको पता है मधुमक्खी पालन जिसको बोलते हैं, उसी को हम लोग बी कीपिंग बोलते हैं। ओके, चलो बच्चा पार्टी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से चैप्टर को फिनिश करते हैं। बी कीपिंग इज द एपीकल्चर इन द मेंटेनेंस ऑफ हाइव ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। बच्चा देखो बी कीपिंग क्या है बच्चा पार्टी? बी कीपिंग जो है उसमें मेंटेनेंस करना पड़ता है हाइव का, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें से प्यारा प्यारा और टेस्टी टेस्टी मध निकल के आता है, उसको क्या करते हो? मेंटेन करना पड़ता है, उसके हाइजीनिक का केयर करना पड़ता है, उसको केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स व्हाई क्या होता है, हनी के प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, हनी का बेस्ट प्रोडक्शन निकल के आता है। ओके, it has been an age-old cottage industry. Honey food is high nutritive value and also find use in indigenous system of medicine. बच्चा अगर देखा जाए हमारे ओल्ड कोटेज इंडस्ट्री से, मतलब ओल्ड कोटेज मतलब क्या होता है? जब से हमारा झोपड़ी टाइम का, जो झोपड़ी ओपड़ी हुआ करता था, जब ऐसे ईंटे पत्थर के मकान नहीं हुआ करते थे, अगर उस टाइम से देखा जाए बच्चा पार्टी, तब से हमारा हनी का प्रोडक्शन चलता आ रहा है। हनी एक हाई न्यूट्रिटिव पॉइंटेबल वैल्यू है, जो हनी क्या है मेडिसिन वगैरह में बनाने में भी बहुत वैल्यूबल है, बहुत हेल्पफुल है। दैट्स व्हाई हनी भी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे वगैरह के टीथ वगैरह निकलते हैं तो हनी वगैरह मम्मी रब कर देती है पूरे फेस पे भी हनी लगाते हैं, वैसे टीथ वगैरह में भी हनी रब कर देते हैं। तो हनी बहुत ही न्यूट्रिशन भरा है, ठीक है। हनी भी also produce bee wax which find many use in industries such as preparation of cosmetic and polishes various kind and increased demand of honey lead large scale keeping practice। बच्चा देखो हनी का जो वैक्स है वो इंडस्ट्री लेवल में बहुत लार्ज अमाउंट में उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसको यूज किया जाता है बच्चा पार्टी। बिकॉज ऑफ द रीजन उस वैक्स से बहुत सारे हमारे कॉस्मेटिक आइटम्स बनते हैं। अगर आप शुगर का पीकलिंग प्रो कंसीलर यूज करते हो तो आप लोगों को याद होगा गर्ल्स को कि प्रो कलर कंसीलर का जो ऑरेंज और ग्रीन आता है उसमें कंसीलर, तो उस कंसीलर का जो होता है वो हनी के वैक्स से ही कंप्लीट किया जाता है। तो दैट्स व्हाई हनी बी का जो वैक्स है बच्चा पार्टी वो हमारा क्या कहते हैं वैक्स बनाने में इंडस्ट्री लेवल में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। हनी जो है वो बहुत डिमांडेबल है, हनी लार्ज स्केल कीपिंग प्रैक्टिस भी है, ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है, ये बेस्ट है। ओके, इट हैज बिकम एन एस्टेब्लिश्ड इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री विच प्रैक्टिस और स्मॉल और लार्ज स्केल। बच्चा ये अच्छा खासा इनकम ऑफ स्रोत बढ़ाने के लिए बेटर है हनी बी का प्रैक्टिस करना या हनी बी इंडस्ट्री को बढ़ाना, एस्टेब्लिश करना, चाहे वो आप बड़े पैमाने पे भी कर सकते हो और छोटे पैमाने पे भी कर सकते हो, या आपकी मर्जी है। जिस हिसाब से आपका पूंजी है उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट करोगे और उस हिसाब का बिजनेस को सेटल कर सकते हो। ओके, beekeeping can be practiced in any area where the sufficient bee pasture in the boiled shrub, fruit orchards, cultivated crop, the several species of honey which can be reared, or these the most common species Apis indica. Beehives can keep one country yard and veranda house or even the roof. Beekeeping is not labor intensive। बच्चा देखो बहुत सारे ऐसे जो आपको पिस्चर वाइल्ड शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटेड क्रॉप्स वगैरह है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज वगैरह है हमारे हनी बी की। वो सारे क्या करते हैं, सारे फ्लावर से क्या करते हैं, वो सारे उससे रस वगैरह इकट्ठा करके और बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस के दौरान बी कीपिंग को किया जाता है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इसमें बहुत सारे लेबर वगैरह की भी जरूरत नहीं होती है, इसको आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, beekeeping though relatively easy do require some specialized knowledge. There is a several organization that teach beekeeping। बच्चा देखो beekeeping के लिए मतलब आपको रिक्वायरमेंट है सब स्पेशलिस्ट नॉलेज की जरूरत पड़ती है। आपको पता है बच्चा पार्टी किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमको उसका नॉलेज ले लेना चाहिए। तो बी कीपिंग भी करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका नॉलेज ले लेना चाहिए कि बी वगैरह को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, उनके हाइव्स की हाइजीनिक का कैसे ध्यान रखते हैं। तो दैट्स व्हाई हमें ये सारे नॉलेज क्या कर लेनी चाहिए, गेन कर लेनी चाहिए। ओके, देयर आर सर्वर ऑर्गेनाइजेशन दैट टीच बी कीपिंग। बच्चा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट है जो इस चीज की टेक्नोलॉजी को बच्चे के अंदर डालते हैं या सिखाते हैं। ओके, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बी। बच्चा पहले बात हमें नेचर्स के बारे में, बीज के हैबिट्स के बारे में पता करना होगा कि बी का हैबिट क्या है। जब वो भनभनाती है तो उसका क्या कहने का मतलब होता है, जब उसको भूख लगता है तो वो क्या कहना चाहते हैं, मतलब हमें कीपिंग की नेचर्स और हैबिट्स के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। तब तो हम जान पाएंगे कि हमारी बी जो है वो सेफ है, सिक्योर है या नहीं, या किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। दैट्स व्हाई
सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बीहाइव, बच्चा हमें बीहाइव के लिए जो छत्ता है उसके लिए सुटेबल कंडीशंस ढूंढना पड़ेगा, एक अच्छा लोकेशन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हनी भी अपने छत्ता लगा सके और अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल सके हनी का। कैचिंग एंड हाइविंग द स्वार्म्स ग्रुप ऑफ बी, बच्चा अच्छे से हमें उसका क्या करना पड़ेगा, जो उसका ग्रुप है छत्ते में जो ग्रुप ऑफ बीज है उसको अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा, बिल्कुल इजिली हैंडल करना पड़ेगा। ओके, मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन एंड, बच्चा देखो डिफरेंट सीजन में हमें अलग अलग सीजन में उनको उनके सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, इजिली हैंडल करना पड़ेगा, डिफरेंट सिचुएशंस में ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको ज्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही तो हम उसके लिए ऐसा क्या करें जो उनको थोड़ा वार्म फील हो, या ज्यादा उनको कोल्ड चाहिए तो हम ऐसा क्या करें जो उनको थोड़ा कोल्ड प्रोवाइड करे। तो दैट्स व्हाई ये सीजनली आपको डिफरेंट सीजन में ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आ जाओ बच्चा पार्टी फिफ्थ पॉइंट पे, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी ऑफ बी वैक्स, बी आर पॉलिनेटर्स ऑफ मेनी क्रॉप स्पीसीज, देन सनफ्लावर, बरसिका, एप्पल, पियर, कीपिंग बीहाइव क्रॉप ड्यूरिंग अ फ्लावर पीरियड इंक्रीज पॉलिनेशन और द एफिशिएंसी ऑफ बेनिफिशियल बोथ ऑफ द पॉइंट व्यू क्रॉप यील्ड एंड हनी यील्ड। बच्चा देखो जब हमारा हनी कलेक्शन का या बी वैक्स का ही बात हो रहा है तो जहाँ पे बी के पॉलिनेटर्स वगैरह होते हैं, जो क्रॉप वगैरह होता है, उसको चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार के पॉलिनेशंस होते हैं और अलग अलग पॉलिनेशंस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो बच्चा जब सनफ्लावर हो गया, ब्रेसिका हो गया, एप्पल्स हो गया, पियर हो गया, इन सब क्रॉप के दौरान इन सब की भी पॉलिनेशन में हेल्प हो जाती है और पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, हमारे जो बी है वो अपना नेक्टर वगैरह भी इकट्ठा कर लेते हैं और एक दूसरे प्लांट्स को भी सेक्स करने में हेल्प कर देते हैं उनका एजेंट बन के। ओके, अब आ जाते हैं हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वीवीआई है एग्जाम ऑफ व्यू से, वीवीआई है फिशरीज। बच्चे देखो मत्स्य पालन आप सबने सुना होगा, मछली या अदर जो आपको वाटर से रिलेटेड जो वाटर वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनका पालन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मत्स्य पालन ज्यादातर बोलते हैं, मछली को मत्स्य पालन बोलते हैं, जो मछुआरे वगैरह भी करते हैं। और अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा पट्टी कि मत्स्य पालन मछुआरे वगैरह ही करेंगे, कोई भी कर सकता है जिसको नॉलेज है, जिसने नॉलेज गेन कर रखा है, एनीवन। फिशरीज इज एन इंडस्ट्री डेवोटेड टू कैचिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेलिंग ऑफ फिश। बच्चा देखो फिशरी एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आप फिश वगैरह को कैचिंग करो, कैच वगैरह करो, प्रोसेसिंग करो और सेलिंग करो और अच्छा खासा इनकम ऑफ सोर्स जनरेट कर लो। ओके, दैट अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलते इसी को बोलते हैं मत्स्य पालन। पहले मछली को पालो, इजिली हैंडल करो, फिर उसको प्रोसेसिंग में लगाओ, फिर उसको सेल करो और फिर से इनकम कमा लो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। शेलफिश और अदर इक्वेटिक एनिमल्स, ए लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन फिश। बच्चा देखो हमारी पॉपुलेशन की आधा जनसंख्या मछली पर डिपेंड है। ओके, फिश प्रोडक्ट एंड अदर इक्वेटिक एनिमल्स सच एज प्राउन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल, ऑयस्टर, etc. आवर फूड सम फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड कतला, रोहू, कॉमन क्रेब। बच्चा देखो कोखड़ा वगैरह हो गया जिसको क्रैब वगैरह कहते हैं, झींगा मछली जिसको बोलते हैं हम लोग, लॉबस्टर हो गया, ओयस्टर हो गया, एडिबल्स हो गया, तो ये सारे जो फिश वगैरह है, क्रैब वगैरह है, केकड़ा हो गया, पोखड़ा हो गया, ये सब बच्चा पार्टी जो हमारा है वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेटिक प्लांट्स, इक्वेटिक एनिमल्स में आ जाते हैं, इक्वेटिक फिश के अंदर आ जाते हैं, जो उसको ह्यूमन बींग्स का आधा जनसंख्या उस पर डिपेंड है, क्योंकि आधा ह्यूमन बींग्स उन्हीं चीजों को खाते हैं। चाइना वगैरह में चले जाओ, अब चाइना वगैरह की बात कर ली तो कहीं आप दूसरी चीजें मत समझना, मैं खाने वाली चीजें कह रही हूँ जो हम लोग भी खाते हैं। अभी कोकड़ा वगैरह जो होता है, केकड़ा वगैरह जो कहते हैं जिसकी ऐसे ऐसे टांगे होती हैं, वो मैं भी खाती हूँ। अभी तो यहाँ पे हूँ, बाहर हूँ तो नहीं मिलता है, जब गांव में होती हूँ तो खाती हूँ और उसके बाद उसको भी खाती हूँ। और बच्चा आप लोग को बोलूँ तो झींगा मछली जो होता है वो मेरा फेवरेट मछली है, तो मैं उसको भी खाती हूँ। उसके बाद सब फ्रेश वाटर फिशेस पे आ जाओ तो बहुत कॉमन है, जो हमारे बिहार वगैरह में नहीं हर जगह लोग खाना पसंद करते हैं, कोलकाता वगैरह भी, जो कतला हो गया, कतला मछली हो गया, आपको बड़े बड़े साइज में आते हैं, रोहू हो गया। तो बच्चा ये सब कॉमन क्रैब फिशेज हैं जिनपे आधा जनसंख्या, आधा पॉपुलेशन हमारा डिपेंड है। Some of the marine fishes are eaten including हिस्ला, सेरेडाइन, मैकल, प्रॉम्बर्स फाइंड ऑन द कॉमनली eaten in the area। बच्चा ये हिस्ला हो गया, सेरेडाइंस हो गया, ये सब जो मछली की प्रजाति है ये भी ज्यादातर पाया जाता है कॉमनली, लोग अलग अलग एरियाज में इन मछली को भी खाते हैं। पर अपने साइड ज्यादातर मछली का जो देखोगे वो है कतला, रोहू। कतला रोहू हम लोग ज्यादातर खाते हैं, और भी रूपचंद वगैरह बहुत सारी मछलियां हैं बच्चा पार्टी, बट जो सीजनली ब्रीडर्स की ओर से जो अलग अलग एरियाज में प्रसिद्ध है उस हिसाब से इन्होंने बताया कि आधी जनसंख्या हमारी इन्हीं चीजों पे डिपेंड है। ओके, आ जाओ।
फिशरीज हैज अ इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमिक। बच्चा देखो मत्स्य पालन इंडियन इकोनॉमी को लेकर, इंडियन कल्चर्स को लेकर ये बेस्ट है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। ये बेस्ट हो सकता है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है, बेस्ट जॉब भी बोल सकते हो आप इसको, या बेस्ट बिजनेस भी बोल सकते हो इंडियन इकोनॉमी की तरफ से। इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिलियन ऑफ फिशर्स मैन एंड फार्मर्स। बच्चा देखो ये बहुत ज्यादा इनकम प्रोवाइड करता है मिलियन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए और फिशर्स के लिए, और ये हमारे फार्मर्स के लिए बेस्ट है। ओके, particularly in the coastal states for many in the only source of livelihood in other meet increasing demand of fisheries। बच्चा देखो कोस्टल एरिया वगैरह में आप जाते हो, वहां पे यही एक ऐसा सोर्स है जिससे वो अपना गुजारा बसारा करते हैं, जिससे उनका लाइवलीहुड चलता है, उनका रोजमर्रा की जिंदगी जो गुजरता है, उनके लिए एक ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम है। वो क्या है बच्चा? फिशरीज, मतलब मत्स्य पालन। वो एक ओनली वन सोर्स है। जैसे जैसे उनका फिश का डिमांड वगैरह बढ़ता है, वैसे वैसे उनका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ता है। तो बच्चा पार्टी मुझे लगता है कि उनके लिए बेस्ट है, उससे वो अपना गुजारा बसारा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको फ्री में मछली मिलता है। जिसने मछली का पालन कर रखा है उससे मछुआरे वगैरह खरीदते हैं, बेचते हैं, खुद भी पालन करते हैं, तो उनको भी मेहनत करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई वो उनके लिए एक अच्छा इनकम ऑफ सोर्स हो सकता है। डिफरेंट टेक्निक हैव बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। बच्चा देखो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके आप प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हो। जो मछली का प्रोडक्शन है उसको अच्छी तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। चलो बच्चा पार्टी फिर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्रू द एक्वा कल्चर एंड पीसी कल्चर वी हैव ऑल्सो एबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इक्वेटिंग। बच्चा देखो जो एक्वा कल्चर है और जो पीसी कल्चर है, ये दोनों कल्चर को अपना के फिशिंग प्रोडक्शन के अंदर इन दोनों कल्चर को अपना के आप क्या कर सकते हो? फिशिंग के डिमांड्स को बढ़ा सकते हो, उनके एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन लेवल को हाई कर सकते हो। ओके, प्लांट एंड एनिमल्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन पीसी कल्चर एंड एक्वा कल्चर। बच्चा आप पीसी कल्चर एक्वा कल्चर में डिफरेंट बताना है। ओके, this has led to the development of flourishing fishery industry. It has brought the lot of income of farmer particular country in general. We now talk about the blue revolution began imprisonment along the some live in green revolution। बच्चा अगर फिशिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर हमको फ्लॉशिंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके डेवलपमेंट के लिए, फार्मर की इनकम्स को बढ़ाने के लिए, कंट्रीज में इसको जनरली एबिलिटी लाने के लिए। और बच्चा हम ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो वहां पे बहुत सारा लाइन्स है जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन बड़ा हरित क्रांति वगैरह आई थी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए फार्मर्स के लिए ये बेस्ट इनकम ऑफ सोर्स हो सकता है। ओके, एक मिनट बच्चा पार्टी, आई थिंक आपका ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, प्लांट ब्रीडिंग पे आ जाओ। 9.2 का जो हमारा टॉपिक है बच्चा पार्टी वो है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आप लोग को मैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आप लोगों को बताऊंगी कि पादप प्रजनन क्या होता है, मतलब प्लांट्स में ब्रीडिंग कैसे होती है, प्लांट्स को कैसे हम लोग ग्रोथ करा सकते हैं, प्लांट्स से भी हम लोग बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मैं बताती हूँ, जो लकड़हारा होते हैं, जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, जिसको वुड कटर वगैरह बोलते हो आप लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, जो वुड वगैरह का, लकड़ी वगैरह का काम करता है बच्चा, जो अच्छे अच्छे सोफास बनाता है, बेड बनाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग कैसे किया जाता है, पादप प्रजनन क्या है, हम उनके बारे में जानेंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसे ग्रोथ किया जाता है, उनके अंदर कैसे ब्रीड्स को, अच्छी क्वालिटी के ब्रीड्स को लाया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन यील्ड इज लिमिटेड बायोमास एंड फूड फॉर ह्यूमन। बच्चा देखो ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर लिमिटेड बायोमास अवेलेबल होता था फूड के लिए, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। ठीक है, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड इंक्रीज इन एक्रेज कैन इंक्रीज यील्ड। बच्चा बेटर मैनेजमेंट और प्रैक्टिस के कारण एरियाज वगैरह में भी इंक्रीज हुआ, उसके बाद प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हुआ, बट ओनली अ लिमिटेड एक्सटेंट। प्लांट ब्रीडिंग एज अ टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इन इंक्रीज यील्ड इन वेरी लार्ज एक्सटेंट। बच्चा देखो प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन एक ऐसा टेक्नोलॉजी था जिसकी वजह से जगह में तो इंक्रीजिंग आया ही आया, हमारे प्रोडक्शंस में भी इंक्रीजिंग आ गया, लार्ज नंबर पे ये प्लांट ब्रीडिंग होना शुरू हो गया। ओके, Who is in India has not heard the green revolution? ऐसा कौन है बच्चा पार्टी जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को नहीं जानता है, हरित क्रांति को नहीं जानता है? Which has a responsible for our country to not merely meet a national requirement in food production? बच्चा ये हरित क्रांति इसलिए आया था क्योंकि हमारी कंट्री को नेशनल रिक्वायरमेंट नहीं मिला था फूड प्रोडक्शन के अंदर, इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा था फिर भी हमें नहीं मिला था, इसलिए हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति बहुत प्रसिद्ध क्रांतियों में से एक है हमारे इंडिया के अंदर। ओके, जो हिस्ट्री वगैरह के स्टूडेंट होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ओके,
और उसके बाद देखते हैं बच्चा पार्टी, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक फॉर डेवलप हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज बीट राइस। बच्चा देखो हरित क्रांति के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स के अच्छे प्रोडक्ट्स को निकाला गया, जैसे बीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया। दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी प्लांट ब्रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हम सबके जीवन में, क्योंकि वो हरित क्रांति ने ही हमें फूड प्रोडक्शन को डेवलपमेंट करने में हेल्प किया था। दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी कि ग्रीन रेवोल्यूशन अगर नहीं आता तो हम लोग एक नेशनल लेवल पे फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई हरित क्रांति बहुत बेटर था, बिकॉज ऑफ द रीजन डेवलपमेंट करने में, हाई यील्डिंग को डिक्रीज करने में, डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज ऑफ व्हीट मेज को लाने के लिए वो एक बहुत हेल्पफुल क्रांति था। ओके, रेवोल्यूशन था। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? अब हम जानेंगे पादप प्रजनन क्या है। प्लांट ब्रीडिंग है क्या ऑलरेडी? Plant breeding is a forceful manipulation of plant species in order to create desired plant types of better situated for cultivate, give better yield and disease resistant। बच्चा देखो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? एक मल्टी प्लांटेशन और प्लांट स्पीसीज है, जिसमें आप डिफरेंट स्पीसीज के क्या कर सकते हो, प्लांट लगा सकते हो और उससे क्या कर सकते हो, अलग अलग बेटर सुटेबल कल्टीवेशन करके उसको अच्छे से काट के उससे एक बेटर डिजीज फ्री क्या बना सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो प्लांट के थ्रू। उसी को प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। अलग अलग स्पीसीज के, जैसे कितने होते हैं ना, बासमती चावल खाते हैं, कोई मालभोग चावल खाते हैं, तो अलग अलग स्पीसीज है ना बच्चा, चावल की अलग अलग वेराइटीज है। उसी प्रकार से आप अलग अलग वेराइटी लगाओगे तो अलग अलग प्रोडक्शन आएगा। तो वही बात है, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज बीन प्रैक्टिस थाउजेंड ऑफ ईयर्स सिंस बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन कल्टिवेशन, रिकॉर्ड एविडेंस ब्रीडिंग डेट 19 to 11,000 ईयर अगो। बच्चा देखो हमारे जो इंडिया में कल्टीवेशन का जो प्रोसेस चलता है वो 1000 ईयर एगो से भी पहले ह्यूमन कल्टीवेशन के दौरान ये रिकॉर्डेड है। ये एविडेंस भी हमारे पास, प्रूफ भी है कि हमारे वापिस से प्लांट ब्रीडिंग वापिस से बैक आया है। 9,000 से 11,000 ईयर्स एगो पहले भी हमारे पास कल्टीवेशन या ब्रीडिंग का प्रोसेस हुआ करता था। ठीक है, मैनी प्रेजेंट डे टू डे क्रॉप रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन और एशियन टाइम्स today all major food crop are derived from a domesticated varieties. Classical plants breeding involve crossing or hybridization of pure lines followed by artificial selection produce plant and desirable traits of higher yield, nutrition, resistance और disease। बच्चा देखो जैसे डे टू डे क्रॉप का डिमांड बढ़ता गया वैसे ही लोग क्या करते गए, साइंस के अंदर घुसते चले गए। उन्होंने डे टू डे क्रॉप्स को फुलफिल करने के लिए अच्छा मेजर क्रॉप, डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज के, क्लासिकल हाइब्रिडिंग्स के चीजों को यूज करना शुरू कर दिया। उससे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन भी कराया, क्रॉसिंग मल्टीप्लीकेशन भी करवाना शुरू कर दिया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी करना शुरू कर दिया। ये सब इसलिए बच्चा पार्टी क्योंकि वो एक क्या कर सके, एक हाईली ब्रीडर्स को यूज कर सके, न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सके, और वो भी कैसा, डिजीज फ्री। ओके, with advancement in genetic, molecular biology और tissue culture, plant breeding is now increasingly being carried out by molecular genetic tools। बच्चा देखो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आप लोग जानते हो कि उनको इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे जेनेटिक टूल्स वगैरह की भी इंपॉर्टेंट हुई है। जैसे मछली पालन में पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर था, उसी प्रकार से If there are list of trait or character, traders have been tried to incorporate and crop plants we where would be list on increase the crop yield and improve quality। बच्चा देखो अगर आप ट्रेड्स वगैरह के अंदर, क्रॉप्स के ट्रेड्स वगैरह के अंदर अगर आप लिस्ट वगैरह बनाओगे, ट्राई करोगे क्रॉप प्लांट को सुधारने के लिए, तो आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे क्रॉप यील्ड को प्रूव किया है, क्वालिटी को प्रूव किया है। दैट इंक्रीज द टॉलरेंस टू इन्वायरमेंट स्ट्रेस एंड सैलिनिटी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के अंदर, ड्राउट, सूखापन आ जाता है। बच्चा देखो पेड़ पौधों को भी बहुत सारी परेशानी से गुजरना पड़ता है, या तो कभी भारी वर्षा होने के कारण चीजें खराब हो जाती है, ड्राउट आने के कारण, सूखा आने के कारण, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी, एक मिनट, resistance to pathogenous virus, fungi, bacteria, increase insect pest will be used for list 2। बच्चा देखो प्लांट लगाना इतना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम एक प्लांट लगा दिए और उससे बहुत खा रहे हैं, बहुत सारा चीज बेच रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चा पार्टी। उसमें हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। देखो बहुत सारे फंगी, बैक्टीरिया लग जाते हैं प्लांट में, जिसके कारण वो प्लांट को नाश कर देते हैं। दैट्स व्हाई हमें प्लांट के लिए इंसेक्ट पिट्स वगैरह भी यूज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वो सेफ नहीं, सिक्योर रहता है। बच्चा देखो प्लांट ब्रीडिंग भी इतना ज्यादा इजी नहीं है जितना ज्यादा हमें दिखता है, इसमें भी बहुत मेहनत है बच्चा पार्टी। प्लांट ब्रीडिंग
प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम कैरीड आउट बाय अ सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड कमर्शियल कंपनीज। बच्चा देखो प्लांट ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक बेस से चलता है, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो और पूरे विश्व के दौरान देखा जाए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के दौरान देखा जाए, कमर्शियल कंपनीज के थ्रू देखा जाए। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम एक सिस्टमेटिक वे को फॉलो कर रहा है। ओके, द मेन स्टेप ऑफ ब्रीडिंग इन न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। बच्चा देखो कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एमॉन्ग सिलेक्टेड पेरेंट्स। बच्चा देखो वैसे तो ये चैप्टर्स में इन बातों को बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीजन आपको अगर प्लांट ब्रीडिंग क्या है ये पूछा भी जाएगा तो आपको सिर्फ 3 सिस्टमेटिक रूल को फॉलो किया, कौन कौन से रूल है उसको फॉलो करने के बारे में बताया जाएगा। उसके अंदर का ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको, टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, बट फिर भी मैं आपको समझा दूंगी कि आपको नॉलेज रहेगा। आप इस रिलेटेड कोई टॉपिक भी आएगा तो उसमें आप इन बातों को लिख के भी नंबर गेन कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। बच्चा देखो हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज के कलेक्शन होना भी बहुत ज्यादा है, संग्रह होना, पर्सनलिटी के जो संग्रह है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी हिंदी आपको समझ में नहीं आएगी तो आप सोचो कि हमें अलग अलग जेनेटिक वेरिएबिलिटी के रूट्स के ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग स्पीसीज का होना, संग्रह करना, इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। Genetic variability of the root of any breeding program in many crop pre-existing genetic variability is available from a wild relative for crop. Collection and preservation of different wild varieties species and related for a cultivated species followed by their evolution of characteristic in the pre-requesting effecting explanation of genetic gene available in population. बच्चा देखो जेनेटिक वेरिएबिलिटी के अंदर अलग अलग रूट्स प्रोग्राम वगैरह होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग हमारा वेरिएबिलिटी क्या होता है, बीज वगैरह होता है, खाद्य उत्पादन का जो रिलेटिव स्पीसीज होता है उसमें जो जंगली वाले होते हैं, देखो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक तरबूज होता है जो वैसे खेत वगैरह में आप देखते होंगे तो छोटे छोटे तरबूज जैसे निकले होते हैं, वो तरबूज नहीं होते, वो क्या होता है बच्चा, वाइल्ड जेनेटिक क्रॉप प्रोडक्शन होता है, मतलब वही जंगली चीजों में भी पाया जाता है। तो कितने बार क्या होता है कि हम उस टाइप के भी बीज की संग्रह कर लेते हैं और उस टाइप के भी बीज को क्या करते हैं, इनवैलिड करके उसको जेनेटिक गुण ला के पॉपुलेशन के दौरान देखते देखते उनको क्या करते हैं, प्लांट सीड्स वगैरह प्रोवाइड करके उसको भी हम अपने सुटेबल कंडीशन में ढाल लेते हैं और उसको भी खाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट वो सेफ नहीं है। ओके, ये सारे इंटायर कलेक्शन जो है प्री प्लांट का वो सब डिजर्व करता है एलिल जीन क्रॉप इज कॉल्ड जर्माप्लाज्म कलेक्शन। बच्चा देखो जिस प्लांट की जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक गुण बेटर होंगे, जिसका ब्रीड हाई होगा, दैट प्लांट इज गुड फॉर ईटिंग। बट ऐसा नहीं कि आप उसी चीजों को जंगली, अब एक इमली होता है जो पेड़ में लगता वगैरह वो इमली, एक जंगली इमली भी होता है जिसके पत्ते तोड़ के लोग खाते हैं। तो बच्चा ये चीजें देख लेते हैं कि कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो वाइल्ड वेराइटीज के होते हैं, जंगली वेराइटीज के होते हैं। ओके, एवोल्यूशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। बच्चा देखो अब पेरेंट्स के सिलेक्शंस के दौरान की बातें देखते हैं। द जर्म प्लाज्मा इज एवोल्यूटेड सो आइडेंटिफाई प्लांट विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन और कैरेक्टर। बच्चा देखो इवोल्यूशन सिलेक्शन जो होता है पेरेंट्स का, उस किसके थ्रू होता है, उसके अंदर हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि उसका कॉम्बिनेशन जो है कैरेक्टर के साथ वो क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उनका सिलेक्टेड प्लांट जो है मल्टीपल यूज ऑफ प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जो प्रोसेस को यूज करने के लिए हाई मल्टीपल रेंज में यूज करने के लिए जो दिया गया है, क्या वो पेरेंटल बॉडी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड वे डिजायरेबल एंड पॉसिबल। बच्चा प्योर लाइन वहीं पे क्लियर होगा जहां पे वो डिजायरेबल होंगे, वो चीजें पॉसिबल्स होंगे, वहां पे जाके वो क्या करेंगे, मैच करेंगे। ओके, अब आ जाओ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एमॉन्ग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब देखो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के समय, मैंने उससे बैक स्लाइड में भी आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि बच्चा देखो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वही होता है कि अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग वैरायटी को चूज करके आप उन दोनों के साथ क्या करवा सकते हो, उन दोनों को आपस में क्या करा सकते हो, पॉलिनेशन करवा सकते हो। वो डिजीज फ्री होने चाहिए, उनके कैरेक्टर बेस्ट होने चाहिए, और कुछ नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, मैं एक बार आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। द डिजायर कैरेक्टर हैव ऑफ्टन टू कंबाइन फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लांट पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल हाई प्रोटीन क्वालिटी वन पेरेंट्स में भी नीड टू बी अ कंबाइंड विद डिजीज रेसिस्टेंट अनदर पेरेंट्स। बच्चा देखो ऐसा भी हो सकता है कि हाई कंबाइंड के जो डिफरेंट प्लांट्स और पेरेंट्स है उसमें एक हायर क्वालिटी का प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, दे विल नीड टू बी अ कंबाइंड विद डिजीज रेसिस्टेंस फ्रॉम अनदर पेरेंट्स, और अनदर पेरेंट्स हो सकता है कि किसी डिजीज से रेसिस्टेंस कर रहा है, प्रीफर कर रहा है, दैट्स व्हाई आप क्या करोगे, दिस इज अ पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन द 2 पेरेंट्स प्रोड्यूस हाइब्रिड दैट जेनेटिकली कंबाइंड डिजायर कैरेक्टर इन वन प्लांट।
बच्चा इसके दौरान आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे, जिसमें एक पेरेंट्स को, एक प्लांट को डिजायर है, जरूरत है उस प्रोटीन को एक्वायर करने का, तो क्या करेगा, एक ही पेरेंट्स में सारे प्रोटीन्स को एक्वायर कर लेगा। ओके, this is a very time consuming and tedious process since pollen grain are desirable plant choose and male parents to be have collect the place stigma flower selected। बच्चा देखो ये ज्यादातर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। इसके अंदर मेल गैमेट का जो फ्लावर होता है वो फीमेल पेरेंट से क्या करता है, नेक्टर वगैरह को कलेक्ट करता है, चूज वगैरह करता है स्टिग्मा के थ्रू। ओके, to make cross have been desired and also not necessary to hybrid and combine for desired character usually born in few hundred to thousand crosses desired combination। बच्चा देखो सिर्फ एक दो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर नहीं कराया जाता, बहुत सारे few hundred और thousands मिलियन में भी क्या किया जाता है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है। वहां पे फ्रेगनेंट्स, नेक्टर वगैरह को क्या कर लिया जाता है, स्टिग्मा के थ्रू चेंज कर लिया जाता है, पॉलिनेशन करवा लिया जाता है, जिसमें एक ही में सारे गुण की जरूरत होती है, पेरेंटल गुण की। ओके, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। बच्चा देखो सिलेक्शन और टेस्टिंग करना है हमें ब्रीड प्रोडक्शन की, तो कैसे होगी, द स्टेप कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग अमॉन्ग द प्रेगनेंसी ऑफ हाइब्रिड। बच्चा देखो ये जो स्टेप है आपका सिलेक्शन और टेस्टिंग सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट, वो क्या है बच्चा, एक स्टेप है सही प्रकार का हाइब्रिड प्रेगनेंसी टेस्ट को सिलेक्ट करने का। Those plants that have desired character combinations, the selection process is a circular to the success of breeding objective and require careful scientific evaluation of their pregnancy। बच्चा देखो ये सिलेक्शन के दौरान हमें ध्यान रखना पड़ता है, ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट का हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुली हमें साइंटिफिक एवोल्यूशन और प्रेगनेंसी का ध्यान रखते हुए दिस स्टेप एंड विल बी आर द सुपीरियर फॉर बोथ पेरेंट्स। ये दोनों पेरेंट्स के लिए बहुत सुटेबल होता है, ये दोनों पेरेंट्स यूज कर सकते हैं। ऑफ्टन मोर देन वन सुपीरियर प्रेगनेंसीज प्लांट में बी बिकम अवेलेबल। अगर एक भी पेरेंट्स उसमें सुटेबल है, उस कंडीशन के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ प्रेगनेंसीज अवेलेबल होंगी। ओके, दीज आर द सेल्फ पॉलिनेशन फॉर द जनरेशन टिल वी स्टेट यूनिफॉर्म होमोजाइगोसिटी एंड कैरेक्टर विल बी सेग्रेगेटेड इन प्रेगनेंसीज। बच्चा देखो मेंडल के ट्रेट के अंदर देखा है, ट्रेट के अंदर क्वालिटी के थ्रू इसमें क्या होता है, पेरेंट्स का सिलेक्शन होता है, जो जितना हाइब्रिड का होगा उसके पेरेंट्स का प्रेगनेंसी उतना हाई होगा, तो ये ट्रेट पे डिपेंड करता है। ओके, ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है आपका जनरेशन रिच होमोजाइगस ट्रेट पे डिपेंड करता है। ओके, इसमें आप लोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। और मैं आप लोग को बता देती हूँ बच्चा पार्टी, इसमें आप लोग को ये सब याद करके और ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, सिलेक्शन और टेस्टिंग रिलीज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। बच्चा देखो जो टेस्टिंग के बाद जो न्यू कॉमर्शियलाइजेशन, न्यू एग्रीकल्चर का जो कल्टीवेटर्स होता है उसके बारे में देखेंगे। द न्यूली सिलेक्टेड लाइन्स आर कल्टीवेटेड, देयर यील्ड एंड अदर एरोगोनिक ट्रेट्स आर क्वालिटी। बच्चा देखो कल्टीवेटेड होने के बाद, न्यू सिलेक्ट करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक ट्रेट्स और क्वालिटी देखे जाते हैं, disease resistance etc. The evaluation is done by the growing this research field and recording their performance of under ideal fertilization application, irrigation, the crop management practice। बच्चा देखो आप लोग जब क्रॉप में प्रैक्टिस मैनेजमेंट वगैरह करते हो, कमर्शियल फ्यू न्यू कल्टीवेटर्स रूल्स को फॉलो करते हो, तो उसके दौरान आप इरिगेशन के थ्रू, कल्टीवेशन के थ्रू, फर्टिलाइजर्स कितना फुल का फर्टिलाइजेशन है, ये सब आप लोग चेक करना सीख जाते हो। मतलब जैसे जैसे चीजें करते हो इस वजह से आप बेटर नॉलेज को भी गेन करते हो। ओके, अब सबको पता है कि बेस्ट टेस्टिंग रिलीज कमर्शियल के लिए, न्यू कल्टीवेटर्स के लिए हमें खाद वाद की जरूरत पड़ती है, गोबर वगैरह भी डालते हैं, जिससे क्या हो, क्रॉप की फर्टिलाइजेशन बनी रहे, क्रॉप की उत्पादन संख्या बनी रहे। ओके, दिस एवोल्यूशन रिसर्च फील्ड इज फॉलो, ये जो रिसर्च एवोल्यूशन फील्ड है वो क्या फॉलो करता है उसके बारे में देखते हैं। बाय टेस्टिंग मटेरियल ऑफ फार्मर फील्ड लेस्ट बी अ ट्री ग्रोइंग। बच्चा देखो फार्मर्स ट्री टेस्टिवेटिंग क्रॉप को फॉलो करते हैं, वो कौन कौन से वो देखते हैं। सीजन एट सर्वर लोकेशन इन द कंट्री रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्नाइजेटिंग जोन्स एंड क्रॉप यूजुअली ग्रो। बच्चा देखो अलग अलग जोन्स में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग प्लांट्स को क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये सारे किस पर डिपेंड करते हैं, एक्वेटिक कल्चर पर डिपेंड करते हैं। हमारा सीजनल ब्रीडर भी होता है। ओके, The material curated composition best available local crop cultivator check reference cultivator। अब देखो कुछ लोकल क्रॉप कल्टीवेटर्स होते हैं जो लोकली यूज कर लेते हैं, चाहे हम लोग उसको लोकल मतलब सीजन्स के अलावा भी बो सकते हैं या उसके रेफरेंस में कुछ नया कल्टीवेशन ला सकते हैं। तो चलो देखते हैं। इंडिया इज अ मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। आप सब मानते हो कि इंडिया एक बड़ा पैमाने पर एग्रीकल्चर कंट्री है। ओके,
एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर एक्समेंटली 32% इंडिया जीडीपी एंड एम्प्लॉयज नियरली 62% ऑफ द पॉपुलेशन। बता देखो 33% इंडिया का जीडीपी एम्प्लॉय जिसमें 62% ऑफ द पॉपुलेशन किसमें लगा पड़ा है आपका, ये एग्रीकल्चर में लगा पड़ा है। ओके, after India independence, one of the main challenging facing country that were producing enough food for the increasing population। बच्चा देखो only one after independent होने के बाद, जब हम लोग आजाद हो गए थे, उसके बाद ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा कंट्री को कि इंडिया एक अच्छा इनफ बहुत ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन को देखते हुए अच्छे मात्रा में फूड की प्रोड्यूसिंग करना शुरू कर दिया। ओके, हैज ओनली लिमिटेड लैंड फॉर इट्स कल्टीवेशन, बट हमारे पास बहुत लिमिटेड लैंड है खेती वगैरह करने के लिए। इंडिया हैज टू स्ट्राइव टू इंक्रीज यील्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग फार्म लैंड। बच्चा देखो इंडिया ने क्या किया, ज्यादा पैमाने पे फार्म लैंड को खरीद कर क्या किया, बोना शुरू कर दिया। दिस डेवलपमेंट समर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस इन द मिड 1960। बच्चा अच्छी क्वालिटी के राइस वगैरह व्हीट वगैरह कब आने शुरू हुए, मिड 1960 में, 1960 के मिड टाइम में, बीच के समय में। हैज रिजल्ट ऑफ वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निकली ड्रामेटिक इंक्रीज फूड प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। दिस कैप्टन ऑफन रिवीड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड रिप्रेजेंटिंग सम इंडियन हाइब्रिड क्रॉप। बच्चा ज्यादा बेटर कब हो गया, जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद हमारे क्रॉप्स की ब्रीड अच्छी क्वालिटी की होने लग गई। बेटर जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से बहुत बेटर क्रॉप यील्डिंग होने लग गया, अच्छा प्रोसेस होने लग गया, लोग अच्छी मात्रा में चीजों को ऑब्टेन करने लग गए। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो मटर वगैरह की ये बीज वगैरह देख रहे हो, या आप इनको देख लो, ये मक्का वगैरह देख रहे हो, इन सब का ब्रीड पहले इतना हाई क्वालिटी का नहीं होता था। जिस हिसाब से अब चीजें चेंज हो रही हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, तो चीजें और भी ज्यादा चेंज हो गई। जैसी हरित क्रांति आया, लोग इंडिपेंडेंट हुए, फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर दिए। ओके, तभी तो बच्चा आज आप देख रहे हो कि आप अपनी चीजों को फुलफिल कर रहे हो। आज मैं ही कोई चीजें ग्रोफर से मंगवाती हूँ तो क्या करती हूँ बच्चा, वो अगर हमारे किसान वगैरह नहीं बोएंगे तो हम कैसे उन चीजों को यूज करेंगे, कैसे अपने डेली का जो हमारा डेली रूटीन का है, जो डेली फूड मैनेजमेंट है, उसको कैसे एक्वायर कर पाएंगे, कैसे फुलफिल कर पाएंगे। अब आ जाओ व्हीट एंड राइस। अब हम व्हीट एंड राइस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हीट और राइस का कैसे मतलब किस सेंचुरी में इनका प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। During the period of 1916 to 200, wheat production increased by 11 million tons to 75 million tons। बच्चा देखो 1916 से लेके 2000 पीरियड तक फूड प्रोडक्शन क्या था, व्हीट का प्रोडक्शन क्या था, इंक्रीज हो चुका था। 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक हम लोग प्रोडक्शन करते थे, किसका, व्हीट का। ओके, while rice production went up 35 million tons to 89.5 million tons। बच्चा देखो हमारी जनसंख्या से भी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। राइस का प्रोडक्शन कितना हो रहा था, 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन तक सिर्फ राइस का प्रोडक्शन हो रहा था। दिस वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। बच्चा क्योंकि उस समय हम सेमी ड्वार्फ को यूज करते थे, अब तो हाई ड्वार्फ, टॉल, व्हीट, इन सब का यूज करने लगे हो। ये ड्वार्फ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम मेंडल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, मेंडल लॉ की बात करें, जो आपका कहाँ देखा गया था, चैप्टर 5 में देखा गया था। नोबल लेक्चरर नॉर्मन ई वेंगुला इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट मैक्सिको डेवलप सेमी ड्वार्फ व्हीट। बच्चा जो हमारा इंटरनेशनल सेंटर था व्हीट और मेज का, उन्होंने क्या किया, इंप्रूवमेंट किया, मैक्सिको में डेवलप किया एक सेमी ड्वार्फ व्हीट का, जिसमें हमने 1963 में सर्वल वेराइटीज ऑफ सोनालिका एंड कल्याण सोना विच इज अ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेसिस्टेंट इंट्रोड्यूस। बच्चा देखो सोनालिका, कल्याण सोना जो था बहुत हाई ब्रीड का प्रोडक्ट था, जिसको हमने व्हीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया के लिए यूज किया। सेमी ड्राफ्ट राइस वेराइटीज एंड IR8 डेवलप इन इंटरनेशनल राइस। बच्चा IR8 जो था वो हमारा इंटरनेशनल राइस था। जैसे आप इंडिया गेट वगैरह जो राइस वगैरह हो गए, उनकी क्वालिटी अच्छी हो गई ना, फॉर्चून का राइस वैसे मैं खाती हूँ बच्चा पार्टी, बांस काटी हो गया, फॉर्चून हो गया, इन सब राइस की क्वालिटी क्या हो गई, हाई हो गई। ओके, दावत हो गया, इन सब राइस की क्वालिटी हाई होगी। उसी समय IR8 नाम का, जो IR8 नाम ये MCQ में पूछेगा एग्जामिनर, कौन से राइस को इंटरनेशनल राइस बोला जाता था। IR8 जो राइस था बच्चा, वो इंटरनेशनल राइट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू आता था। ओके, उसके बाद बहुत सारे टेक्निक नेटिव्स आ गए, ताइवान आ गया, जिन्होंने अच्छी अच्छी ब्रीड्स को क्या किया, ज्वार, रत्ना, इन सबको क्या किया, डेवलप किया, ज्वार वगैरह को, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कल्टीवेशन प्रोडक्ट्स आई,
उन सबको बेस्ट प्रोडक्शन का लेवल दिया गया, अच्छी क्रॉप यील्डिंग प्रोसेस दी गई। तो ये बहुत सारी चीजों को क्या किया गया बच्चा पार्टी, डेवलप किया गया। ओके, अब आ जाओ शुगर कैन पे। सचुराम बाबरी वॉज अ ओरिजिनल ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। बता देखो, सचुराम जो बारबरी था वो उसने ओरिजिनल ग्रो किया था नॉर्थ इंडिया में, बट हैड अ पुअर शुगर कंटेंट एंड रियल। बच्चा वो अच्छा शुगर केन नहीं था, बेकार ही था, बट उसने पहली बार नॉर्थ इंडिया में इसका प्रोडक्शन किया था। ओके, ट्रॉपिकल कैन्स ग्रो इन साउथ इंडिया और बिकम थिकर स्टीम एंड हायर शुगर कंटेंट बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। बच्चा देखो, ये साउथ इंडिया में बहुत अच्छा प्रोडक्शन, इसका अच्छा खासा उत्पादन हो रहा था कंपेयर देन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा था। दिस टू स्पीसीज वेरी सक्सेसफुली क्रॉस विथ शुगर कैन वेराइटीज कंबाइनिंग विद द डिजायरेबल क्वालिटी हाई क्योर्ड थिक स्टीम हाई शुगर एबिलिटी टू ग्रो इन शुगर कैन एरिया इन नॉर्थ इंडिया। बच्चा देखो, नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या देखना चाहते थे, नॉर्थ इंडिया में हम लोग ये देखना चाहते थे कि वैसी पतला पतला गन्ना हो, थिकर हो, बट उसकी शुगर क्वालिटी क्या हो, बहुत हाई हो। बट ऐसा नहीं दिख रहा था। ऐसा कहाँ दिख रहा था, साउथ इंडिया में दिख रहा था कि पतले पतले थे, अच्छे ग्रीन ग्रीन लिप्स थे और उनका शुगर कैन की क्वालिटी बहुत हाई थी। हाइब्रिड मेज ज्वार बाजरा हैज बीन सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया। बच्चा देखो, हाइब्रिड का जो मेज था, ज्वार था, बाजरा था, ये सक्सेसफुली इंडिया में ही डेवलप कर लिया गया। इनकी ब्रीडिंग, डेवलपमेंट और सर्वल हाई यील्डिंग वेराइटीज को भी, वाटर स्ट्रेस को भी ध्यान में रखते हुए इनके क्रॉप प्रोडक्शन को क्या किया गया, अच्छे पैमाने पे बढ़ाया गया, जिसके प्रोडक्शन के कारण अभी मेरी मम्मी बाजरा, मक्का इन सबको मिला के गेहूं, चना इन सबका रोटी बनाती है, बहुत टेस्टी रोटी बनता है। तो जैसे बच्चा पार्टी ब्रीडिंग प्रोसेस के दौरान इन सब के ब्रीडिंग क्रॉप को भी बहुत बढ़ाया गया। ओके, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस। अब देखो, प्लांट ब्रीडिंग क्या है, पादप प्रजनन क्या है, डिजीज रेसिस्टेंस के थ्रू देखेंगे। ए वाइड रेंज ऑफ फंगल बैक्टीरिया पैथोजेंस अफेक्ट द यील्ड ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स स्पेशली ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बच्चा देखो, जब आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है उस टाइम में क्लाइमेटिक कंडीशन होता है जिस टाइम में बहुत सारे रेंज में फंगी बैक्टीरिया ये आपके प्लांट को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, सारे क्रॉप स्पीसीज वगैरह को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। Crop losses can be often significant, 20 to 30% of sometime even total. In this situation, breeding, develop or cultivate resistant disease environments, फूड प्रोडक्शन। बच्चा देखो, 20 to 30% फूड बर्बाद हो जाने के कारण हम लोग क्या करते हैं, इन दिस सिचुएशन में हम लोग ब्रीडिंग को डेवलपमेंट करते हैं, कल्टीवेटर्स को डिजीज इन्वायरमेंट फूड प्रोडक्शन का प्रोसेस निकालते हैं जिसमें हम डिजीज फ्री फूड को निकाल सके। ठीक है, दिस ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन यूज ऑफ फंगीसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड रेसिस्टेंट होस्ट प्लांट इन द एबिलिटी टू प्रिवेंट पैथोजेन फॉर कॉजिंग डिजीज एंड डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट। बच्चा इस टाइम हम अलग अलग बैक्टीरियोसाइड्स का, फंगीसाइड्स का यूज करते हैं जिससे हम डिजीज फ्री फूड प्रोडक्शन को क्या कर सके, उसका हाई प्रोडक्शन कर सके। ओके, बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन इम्पोर्टेंट टू नाउ अबाउट द कॉस्मेटिक ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बच्चा देखो, अगर आप देखोगे अपने अंदर, अगर आप खुद देखोगे, आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखेंगे ट्रांसमिशन जो क्या करते हैं, धीरे धीरे प्लांट को खोखला कर देते हैं। तो बच्चा आप लोग भी देखते हो कि बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह को यूज करना पड़ता है, छिड़काव करना पड़ता है पेड़ पौधों पे, तब जाके आज हम लोग फूड वगैरह को फुलफिल कर पाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खा पाते हैं। बट अब वो पहले की तरह उतना ऑर्गेनिक नहीं आता है क्योंकि पहले इन सब का छिड़काव नहीं किया जाता था, पहले खुद ही फल अच्छे अच्छे होते थे। बट अब इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है। बच्चा देखो, जितना पॉल्यूशन बढ़ेगा उतना आपका क्रिएटिविटी खराब होगा, उतना इन्वायरमेंट खराब होगा, उतने उसमें रोपे गए चीजें भी खराब होंगी, क्योंकि जब हम पॉल्यूशन गेन कर रहे हैं तो क्या वो पॉल्यूशन गेन नहीं करेंगे। Some of the disease caused by fungi and rust, example brew rust, weed rust, sugar cane and late blight, potato and bacteria, black क्यूरीफर्स एंड वायरस, टैम्बेको मॉस्क्यूजो। बच्चा देखो, इसमें ब्लैक रूट क्यूरीफर्स बताया गया या टैम्बेको बताया गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या करती है, प्लांट्स वगैरह को, फर्टिलिटी वगैरह को खराब करती है। ओके, मेथड ऑफ ब्रीडिंग और डिजीज रेसिस्टेंस। अब बच्चा देखो, हम मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीडिंग्स के बारे में कि कैसे किसी चीज की ब्रीडिंग को चूज करें और डिजीज फ्री बनाएंगे। ब्रीडिंग इज कैरीड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक। बच्चा देखो, ब्रीडिंग को हम कैरी भी करेंगे तो कौन से टेक्निक के थ्रू, कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू, डिस्क्राइब्ड अर्लियर बाय द म्यूटेशन ब्रीडिंग। कन्वेंशनल मेथड इज ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। बच्चा देखो, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको समझा दिया है कि एक ही ब्रीड में डबल क्वालिटीज को चूज करके हम ब्रीडिंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। ओके,
in step essentially identical those breeding in other orogenic characters such as high yield, the various sequential types of the scheming grain plasm for assistance source and income selected parents in selection and evaluation of hybrid and testing and release new varieties. Some crop varieties breed by hybridization and selection for disease resistance to fungi, bacteria, virus and release. बच्चा देखो अलग अलग प्लांट में अलग अलग डिजीज और अलग अलग वैरायटी की डिजीज क्या कर सकती है, हमारे प्लांट्स को खराब कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल को देखेंगे, बीट को हिमगिरी वैरायटी की लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट विल बी बोट। बच्चा उनका लीफ वगैरह जो स्ट्रिप वगैरह वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा देखो अलग अलग टाइप के वायरस अलग अलग प्लांट में लग जाते हैं। ठीक है, ये वायरस के बारे में बता रखा है और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मिनट बच्चा पार्टी, टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट है, सिंगल सेल प्रोटीन इंपॉर्टेंट है आपका। और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? ठीक है बच्चा देखो, म्यूटेशन का जो प्रोसेस है, म्यूटेशन इज अ प्रोसेस बाय जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू द चेंज इन बेस इक्वेशन विथ जीन। बच्चे देखो म्यूटेशन को आपने चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ा है कि म्यूटेशन क्या होता है। बच्चा इसके अंदर न्यू कैरेक्टर ट्रेट को, पेरेंटल बॉडी टाइप्स के ट्रेट को हम लोग जनरेट करते हैं, पॉसिबल इंड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली थ्रू द केमिकल रेडिएशन, गामा रेडिएशन के थ्रू हम म्यूटेशन के ग्रो प्रोसेस में क्या करते हैं, जीन को एक्टिवेट करते हैं। सिलेक्टिंग द यूजिंग ऑफ प्लांट एंड डिजाइवर कैरेक्टर सोर्स ऑफ ब्रीडिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। बच्चा देखो उसमें हम जेनेटिक कैरेक्टर्स को या डेवलप करने के लिए जो ट्रेट को यूज करते हैं उसी को हम म्यूटेशन ब्रीडिंग भी बोलते हैं। ओके, इन मग बीन्स रेसिस्टेंस टू येलो मस्को वायरस पाउडर मिल्डवर्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वायरस वगैरह को खत्म करने के लिए भी हम यूज करते हैं, जो म्यूटेशन के अंदर भी आता है। ओके, several wild relatives to different cultivated species plant have been showing certain resistance character but low yield। बच्चा देखो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है, प्लांट्स के अंदर स्पीसीज को देखा जाता है जिसको नीड है इंट्रोड्यूस करने का, जेनेटिक हाई यील्ड को यूज करने का। ठीक है, चाहे वर्ल्डोमिस्क्रेसिस वायरस हो, चाहे वो भिंडी के अंदर देख लो, किसी भी चीज के अंदर देख लो, वाइल्ड स्पीसीज के अंदर ही देख लो, बच्चा वो क्या होता है, वो प्रभारी होता है, वो उसको नष्ट करने में हेल्प करता है। बच्चा देखो जैसे अभी बैंगन लगाते हो, बैंगन में कैसा कीड़ा लग जाता है कि ऊपर से तो बैंगन बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखता है, बट अंदर काटोगे तो सड़ा हुआ निकलता है। तो बच्चा ये इन ऑर्गेनिज्म के कारण, फंगी बैक्टीरिया के कारण वो सारी चीजें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो म्यूटेशन क्या करता है, उन्हीं ब्रीडिंग सोर्स को बढ़ा देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को सेफ रख सकते हैं। अब आ जाओ बच्चा हमारा है ये वाला टॉपिक, ऑल द अबव एग्जांपल इन्वॉल्व द सोर्स ऑफ रेसिस्टेंट जीन दैट आर इन द सेम क्रॉप ऑफ स्पीसीज। बच्चा हम एक ही जीन को एक ही चीजों में सेम क्रॉप ऑफ यील्ड को देख सकते हैं, विच हैव टू बी अ ब्रीड फॉर डिजीज रेसिस्टेंस और रिलेटिव वाइल्ड स्पीसीज। जो बच्चा जंगली स्पीसीज के अंदर भी देखा जा सकता है, जो स्पीसीज हम यूज कर रहे हैं जो बेस्ट ब्रीडर का भी है, वही चीज आप वाइल्ड स्पीसीज के अंदर भी देख सकते हो और शो कर सकते हो। ओके, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंट जीन इज अचीव बाय द सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चा जो ये जीन हम अचीव करते हैं ये सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू किया जाता है बिटवीन द टारगेट एंड सोर्स प्लांट फॉलो बाय द सिलेक्शन। इनको क्या किया जाता है, टारगेट के थ्रू, सोर्स प्लांट के थ्रू इनका सिलेक्शन किया जाता है। बेटर फूड एनहेंसमेंट के कारण इनको बेटर तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है बच्चा पार्टी, आज इतना ही। फिर हम लोग इसको प्रीवियस क्लासेस में नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। अभी मैंने आपको जो भी पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में उसको रिवाइज करना है और पेपर की प्रिपरेशन करनी है। ओके, बाय बाय बच्चा।